हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग के साथ है पद्मेश जैन, जो बिलोंग करते हैं भिलाई डिस्ट्रिक्ट से, जिन्होंने क्लास 11-12 में साइंस बैकग्राउंड में अपनी पढ़ाई की थी और उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं था कि करियर में एग्जैक्टली करना क्या है टिल क्लास 12। उसके बाद अपने फ्रेंड के थ्रू उन्हें पता चला सीएमए कोर्स के बारे में और फिर वो सीएमए कोर्स स्टार्ट किए और एकदम घूमते फिरते मस्ती करते हुए बट एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हुए उन्होंने आज सीएमए क्रैक किया है। सीएमए फाइनल उन्होंने पास किया है और सिर्फ पास ही नहीं किया, साथ में AIR 25 स्कोर किया है। तो गाइस, सीएमए फाइनल के एग्जाम में ऑल 8 सब्जेक्ट्स को एक साथ प्रिपेयर करना और ऑल 8 सब्जेक्ट्स का एग्जाम एक साथ प्रिपेयर करके देना और फिर उसमें AIR स्कोर करना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वेलकम पद्मेश, वी ऑल आर वेरी प्राउड एंड आज आपसे बात करके बहुत मजा आएगा। एंड व्यूअर्स लोग को भी बता दें गाइज, इंटरव्यू को लास्ट तक देखिएगा। अपने आज बहुत सारा बात करेंगे जिसमें आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ज्यादा प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता है, काम रह करके इंजॉय करते हुए भी पढ़ाई किया जा सकता है और उसके बाद AIR स्कोर किया जा सकता है। वेलकम पद्मेश। तो गुड इवनिंग आपका सर। इनिशियल थोड़ा सा बताइए। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पद्मेश जैन। मैं भिलाई से हूँ। जैसा कि सर ने बताया, मैंने 11-12 साइंस से करा था। उसके बाद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के थ्रू इस कोर्स के बारे में जाना और फिर फाउंडेशन इंटर फाइनल की पूरी लॉन्ग जर्नी रही और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, ऑल इंडिया रैंक 25th। ग्रेट। तो पद्मेश, पता चला आपसे कि आप पहले एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड सीएमए इंटर का भी डिस्कशन करते हैं कि आप सीएमए इंटर का जब अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस आपने लिया था और आप एकदम घूमते फिरते, बल्कि 4 कंट्री घूमते हुए आपने पूरा सीएमए इंटर अपना प्रिपेयर किया है। तो करेक्ट सर। पहले तो ये बताइए, आपने कौन कौन सा कंट्री कवर किया वाइल कवरिंग योर सीएमए इंटर और ड्यूरिंग दोज वेकेशंस आप कैसे पढ़ाई किए? सर, while my intermediate, I traveled to Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia and ओके नेपाल। और ओके सर एक्चुअली मैंने एक आईपैड परचेज किया था और मेरे पास मेरा मैकबुक भी था। तो मैं ओके जैसे कोई भी कंट्री जाता था तो मैं वहाँ पे हाँ अपना लेक्चर ओपन कर लेता था और फिर आईपैड पे नोट्स और बुक वगैरह सब थी मेरे। तो मैं रेगुलरली 4 to 5 आवर्स का डिसिप्लिन स्टडी किया और उसके बाद जब शाम ओके को मेरे पास टाइम रहता था तो मैं ऐसे सिटी टूर पे निकल गया या कभी बीच पे चले गए या ऐसे कभी ओके एक्सप्लोर करा मैंने। और ओके सैटरडे संडे मैं अपने आप को जनरली फ्री रखता था ताकि अगर कभी हाँ 1 डे टूर या 2 डे टूर करना है तो मैंने वैसे करा। अमेजिंग। ये तो मतलब एक अनोखा ही आज हम लोग को पहली बार पता चल रहा है कि कोई घूमते फिरते मस्ती करते हुए भी सीएमए इंटर जैसा एग्जाम क्रैक कर सकता है और वो भी इतने सारे मल्टीपल कंट्रीज घूमते हुए और ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू ओनली पूरा का पूरा। तो डेफिनेटली क्या सर, अगर आपके पास रिसोर्सेज और डिसिप्लिन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। तो क्या सीएमए फाइनल का जर्नी भी सिमिलर था कि सीएमए फाइनल का जर्नी थोड़ा डिफरेंट था? नो सर, सीएमए फाइनल का जर्नी काफी डिफरेंट था। मैं मतलब जब इंटरमीडिएट हो गया तभी से मैंने प्लानिंग कर लिया था कि फाइनल पे बोथ ग्रुप देना है और रैंक लाना हाँ ही है। तो मैंने ओके ऑलमोस्ट 1 साल तक स्टडी करके सिलेबस कंप्लीट किया और फिर जनवरी से जून तक मैंने मल्टीपल टाइम रिविजन्स करे। तो काफी अलग विजन था उस समय। ओके। तो मतलब आप जून 24 में आपने एग्जाम दिया, दिसंबर तक आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था और लास्ट के 5-6 मंथ्स आपने सिर्फ रिवीजन किया और मल्टीपल रिवीजन्स किया। 100%। ओके। तो आपको मतलब सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली वो जो मल्टीपल रिवीजन्स था वो आपको हेल्प किया? और मतलब उसमें ऑब्वियसली आपने डिसिप्लिन के साथ एक पढ़ाई किया है और आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जो किया उसमें क्या आपने पूरा क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारा मॉक एग्जाम बहुत सारा दिया, कि बस आपने एक नॉर्मल जो आपका क्लास नोट्स था उसी के थ्रू रिवीजन किया और एग्जाम दिया? सर, जब मैं क्लासेस अटेंड किया था तो जैसे आप कभी क्लास में कोई क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मतलब कोई हाँ पर्टिकुलर चैप्टर उसमें 40 क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन पे हाँ मार्क कर लेता था कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको वापस देखने की जरूरत नहीं है। और कुछ ओके जैसे अगर एडवांस क्वेश्चन है जिनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो सारे क्वेश्चन का मिक्सचर रहता है, कि वो क्वेश्चन हाँ मास्टर क्वेश्चन रहते हैं, उनको कर लिया तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो उस टाइप के मैंने ओके क्वेश्चन मार्क कर लिए थे कि जब रिविजन करना है तो इन हाँ क्वेश्चन हाँ पे ज्यादा फोकस करना है मुझे। तो उस तरह मैंने ओके रिविजन पे उस क्वेश्चन पे फोकस करा और मैंने स्कैनर परचेज किया था
और इंस्टीट्यूट के जितने भी PYQ MTP वगैरह थे सारे मैंने बना हाँ। डाले, और ओके आपके टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करे मैंने। ओके। तो बेसिकली जो आपने मल्टीपल क्वेश्चंस, आप मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे थे उसी समय आप ये प्लान कर रहे थे कि आपको रिवीजन के टाइम पे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या क्या नोट्स पढ़ना है, वो आप फर्स्ट स्टडी के टाइम पर ही या फिर सेकंड स्टडी के टाइम पर ही आप ये प्रिपेयर कर रहे थे कि रिवीजन के टाइम पे क्या रिवाइज करना है, करेक्ट? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स बहुत गलत कर रहे हैं, कि वो हाँ लोग हाँ सोचते थे कि मल्टीपल फैकल्टी के नोट्स ले लो या उनके क्वेश्चन बैंक ले लो, तो करेक्ट। वो लोग इतने सारे ले लेते थे और सबको एक ही बार सॉल्व करे थे। बट मेरा अप्रोच ऐसा था कि मैं एक ही फैकल्टी का करूंगा पर उसको मल्टीपल हाँ टाइम्स करूंगा ताकि मेरा क्लैरिटी ज्यादा बढ़े। डेफिनेटली, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि गाइज इधर उधर भटकने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको एक प्लान में स्टिक करना पड़ेगा, एक मटेरियल पे स्टिक करना पड़ेगा और उस मटेरियल के थ्रू ही आपको प्रिपेयर करना है, उसी के थ्रू रिवाइज करना है, उसी को री रिवाइज करना है, उसी के बेस पे आपको मॉक टेस्ट मॉक एग्जाम अपना देना है। क्योंकि आप इधर उधर भटकोगे तो इतना सारा कंटेंट हो जाएगा, इतना मटेरियल हो जाएगा कि लास्ट में आप एग्जैक्टली क्या रिवाइज करो वो कंटेंट ही आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ। करेक्ट। तो पद्मेश ये बताइए कि आप जब सीएमए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ऑल 8 सब्जेक्ट्स, उसमें आपको सबसे ट्रिकी सब्जेक्ट कौन सा लगा ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट्स? CFR। CFR वाज द ट्रिकी सब्जेक्ट? नहीं, बी ब्रूटली ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज आई एम अ CFR फैकल्टी आपको ऐसा बोलने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट रह सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ट्रिकी लगा, वाज इट CFR? ऑनेस्टली मैं थोड़ा अकाउंट पे स्ट्रगल करा ही था स्टार्टिंग से, तो मुझे ओके CFR ही डेफिनेटली टफ लगा। ओके। एंड जब आप आठों सब्जेक्ट एक साथ प्रिपेयर कर रहे थे तो आप अपना प्लान बना बना के आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशंस आया होगा कि आपने आज का कोई टारगेट सेट किया है या फिर इस वीक का टारगेट सेट किया है बट वो मीट नहीं हुआ, जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है, सारे स्टूडेंट ये फेस करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा फेस किए कि आपने कुछ अपना स्टडी टारगेट्स बनाया था बट वो अचीव नहीं हो पा रहा है? हाँ सर, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे टारगेट्स मीट नहीं हुए, पर मैं कोशिश करता था कि 70-80% तो टारगेट मीट हो ही जाए। बाकी ओके 100% तो आई डोंट थिंक कि किसी का भी पॉसिबल होगा जो बना रहे हाँ। टारगेट्स। तो मतलब जब वो टारगेट मीट नहीं होता तो क्या होता है कि स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि उसके वजह से सर और स्ट्रेस होता है और फिर नेक्स्ट डे का जो प्लान है या फिर नेक्स्ट वीक का जो प्लान है वो हैम्पर हो जाता है और फिर वो मेंटल स्ट्रेस इतना होता है कि जिसके वजह से पूरा प्लान ही मेस हो जाता है। तो आपको भी क्या ऐसा स्ट्रेस फील हुआ? क्या ऐसे लगा कि पूरा मेस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें? सर ऐसे स्ट्रेस तो कभी नहीं हुआ, और हाँ मेस वगैरह थोड़ा हुआ था, पर मैंने क्या है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन रखा था, 1 साल का स्टडी ड्यूरेशन रखा था कि कभी ओके अगर टारगेट मीट नहीं भी हुए तो मैं थोड़ा बहुत प्लान को आगे पीछे कर सकता हूँ, मार्जिन लेके ही चला ओके। हमेशा। तो गाइज अगेन यहाँ पर अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सोचोगे कि आप रश करके सीएमए जैसा एग्जाम क्रैक कर लोगे या फिर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप फटाफट से कैसे भी पास कर लोगे, लास्ट मोमेंट में खाली आप रिवीजन सेशंस अटेंड कर लोगे और पास कर लोगे। तो सीएमए एग्जाम ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ता है, अपने आप को क्वेश्चन भी देना पड़ता है और फिर एक सफिशिएंट टाइम दे करके एकदम टाइम से काफी पहले आप जब सिलेबस कंप्लीट करते हो फिर उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो तभी जाकर के आप एक बहुत अच्छा एग्जाम देते हो और ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करते हो। तो पद्मेश ये बताइए कि जो ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट्स, अब हम लोग सीएफआर पे थोड़ा सा स्टिक करते हैं, जो ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट्स आपको सीएफआर सबसे ट्रिकी लगा, तो सीएफआर जैसे सब्जेक्ट को आपने कैसे मैनेज किया? पूरा जर्नी बताइए, स्टार्ट टू एंड, पूरा एक प्लान बताइए स्टूडेंट लोग के लिए, ब्लूप्रिंट सामने रख दीजिए कि ये तरीका है सीएफआर जैसे पेपर को क्रैक करने का। सबसे पहले मैंने जो बुक के स्टार्टिंग में वेटेज का रहता है सेक्शन कि कौन से चैप्टर कितना वेटेज है वो एनालाइज किया। उसके बाद मैंने ओके लास्ट टर्म का पेपर देखा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ओके समझ आया। और फिर आपके भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो आते थे, कोर्स पे रहते हैं सारे, तो मतलब ये कंक्लूजन निकला कि सबसे इजी पार्ट है आखिरी के सेक्शंस जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग और थ्योरी है। इनफैक्ट हाँ हाँ इंडियस भी सारे इजी थे, जो इंडियस का सेक्शन था, और जो एक और सेक्शन था जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया और वैल्यूएशन और एनबीएफसी। हाँ वो भी हाँ रिलेटिवली इजी था। तो कुछ ओके ट्रिकी था तो बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन ही था। तो ओके मैं पहले से प्लान बना लिया था कि पढ़ना तो एक बार पूरा सिलेबस करना ही है, पर ओके मेन फोकस मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड रखना है कि ज्यादा से ज्यादा मैं मार्क्स कैसे स्कोर कर पाऊँ। तो उसके लिए ओके मैंने एक बार तो पूरा सिलेबस करा कि हर चैप्टर का हाँ नॉलेज हो जाए, पर जो हाँ मेन फोकस था एग्जाम के टाइम पे रिविजन्स पे,
मैंने हाँ कंसोलिडेशन और कॉम्बिनेशन को छोड़ दिया था, क्योंकि जब ओके मैंने स्ट्रेटेजी बनाई तो उसके बिना भी मैं ऑलमोस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा था। ओके उस हिसाब से मैंने करा, और मैंने जो थ्योरी चैप्टर्स थे गवर्नमेंट अकाउंटिंग और रिसेंट ट्रेंड्स वाले, उस पे हाँ सबसे मेन फोकस रखा, क्योंकि वो बोनस नंबर है, उसमें बहुत कम एफर्ट पे बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहे थे। करेक्ट। तो मतलब बेसिकली जो समझ में आया, एक बार फिर से समराइज कर रहे हैं, आपने जो बोला कि सीएफआर जैसे पेपर में आपका प्लान ये था कि एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, विच इंक्लूड्स ऑल द चैप्टर्स, बट उसके बाद जब आप रिवीजन के टाइम पे अपना स्ट्रैटेजी बनाए तो आपने ये स्ट्रैटेजी बनाया कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, तो उसको ज्यादा फोकस करने के जगह जो बाकी चैप्टर्स है, जैसे इंडेस वाला पोर्शन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला टॉपिक, और वैल्यूएशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एनबीएफसी वाला टॉपिक, आपने ये बहुत स्ट्रॉन्ग किया। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का आपने बेसिक्स अच्छे से समझा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपने प्रिपेयर किया, उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, राइट? करेक्ट। तो ऐसा करने से आप ये देखें कि आप ऑलमोस्ट सारा पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से ऐसा भी होता है कि 14 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है, और उसमें कोई एक दो एडजस्टमेंट ऐसा आ जाए जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, तो पूरा सम शायद सॉल्व ना हो। और वो अगर आप पूरा अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपका टाइम भी अच्छा खासा जाता है, तो उसके वजह से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना भी शायद डिफिकल्ट हो जाए, राइट? सर मैंने एग्जाम के पहले काफी बार मॉक पेपर भी बैठ के सॉल्व किया है, एकदम एग्जाम ओके एनवायरनमेंट 3 घंटे बैठ के पेपर देना ही है, तो ऐसे करके ओके मैंने कम से कम 15-20 पेपर सॉल्व करे हैं, उसके बाद ये ओके स्ट्रैटेजी बनी मेरी। ऑल राइट। तो गाइज एक और बात समझने वाला है कि यहाँ पे 15 मॉक एग्जाम्स देने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि आप कैसे सीएफआर जैसे पेपर को आप प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं और एक स्ट्रैटेजी के साथ अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो अब इसमें ये भी बताइए कि जैसे थ्योरी टॉपिक में जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो गया, रिसेंट डेवलपमेंट्स हो गया, इसमें पूरा थ्योरी है, हार्डकोर थ्योरी है। अब उसको आपने मतलब हो सकता है ना कि एग्जाम हॉल में जब गए तो सारा पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस आपको कैसे आया कि आपको एकदम अच्छे से थ्योरी का एक एक पॉइंट याद आएगा और आप लिख दोगे? ये आपने कैसे प्रिपेयर किया थ्योरी के लिए इतना स्ट्रांगली? भले ही टॉपिक स्मॉल है, भले ही उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको प्रैक्टिस करने का, बट फिर भी रिविजन टाइम तो बहुत ज्यादा लगा होगा। सर जैसे कोई भी थ्योरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप क्लास में एक ना निमोनिक्स बनाते थे, करेक्ट। जैसे फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग है तो उसके एक निमोनिक्स बन गए, गड़बड़ जैसा कुछ था, तो ऐसे करके मैंने सारे निमोनिक्स याद कर लिए थे, तो उससे मेरे को हर हाँ पॉइंट का एक हेडिंग मिल गया था, और फिर वो हेडिंग को मैंने एक्सपैंड करके लिखा था एग्जाम में। ओके। तो क्या आपने लिख के प्रैक्टिस किया थ्योरी? हाँ सर, बिना लिखे लिख के, पॉसिबल नहीं था करना। ओके। और रिवीजन आपने कितना बार किया होगा थ्योरी का? सर मैं तो क्या है, हर वीक ही कर लेता था थ्योरी का रिवीजन, तो बहुत बार हो ओके, गया है। एवरी वीक? हाँ पूरा गवर्नमेंट अकाउंटिंग और पूरा रिसेंट डेवलपमेंट वीक में एक बार? हाँ, वो मतलब 5-6 आवर्स में दोनों चैप्टर हो जाते हैं, तो मैंने हर वीक ही कर लिया था। ओके। और ये हर वीक जो आपने रिवीजन किया, कम से कम 7-8 टाइम्स आपने किया? इजीली। इजीली 7-8 टाइम्स किया, ओके। और सीएफआर प्रिपेयर करते समय जो आपको चैलेंजेस फेस हुआ, बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि आपको क्लासेस से कितना हेल्प हुआ, आपको रिवीजन से कितना हेल्प हुआ, एकदम ऑनेस्टली बताइएगा। सर क्लासेस से तो डेफिनेटली हेल्प हो रहा है, मतलब कि अगर मैं खुद से पढ़ता तो एक्चुअली क्या स्टडी मैट में ना मिस्टेक्स भी बहुत थी, तो उसको भी हाँ पूरा राइट। करेक्शन वगैरह करता तो मेरे से तो हो नहीं पाता, तो क्लासेस के ओके। कारण ही हुआ। और फिर बात रही हाँ रिवीजन की, तो एग्जाम के 1 महीने पहले आपके बहुत सारे सेशंस आते ही थे, एक एमसीक्यू का हाँ। सेशन आया, फिर एक आपका पूरा इंडियस का मैराथन था, फिर और भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आ गया, वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट का आ गया, ऐसे करके बहुत सारे सेशंस आए थे आपके। और ओके। फिर इस टर्म का तो छोड़ो, मैंने पिछले टर्म के भी मैराथन वीडियोस वगैरह देखे थे, एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके चैनल पे। तो करेक्ट। मतलब जब मेरा कोर्स हो गया दिसंबर पे, तो इंस्टेड ऑफ मैं कि वापस आपकी वीडियोस खोल के देखूं जो मैंने कोर्स लिया है, हाँ मैं रिवीजन वीडियोस को बार बार देखता था और मेरा अच्छी प्रैक्टिस हुआ। ओके। प्राइमरी तो फोकस मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग पे था। ओके, तो आप रिवीजन क्लासेस करते थे और फिर सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन भी करते थे साथ साथ? अगर करेक्ट। मैंने आज कोई चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखा है, तो हाँ जो हाँ मैंने क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, हाँ मैं वो हाँ। सारे सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही मैं अपनी चेयर से उठूंगा, उसके बिना मैं उठूंगा नहीं, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे। ओके। तो गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझने का कि आपको एक बार तो पूरा क्लास करना जरूरी है हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और पूरा कवरेज के लिए।
और उसी समय प्रिपेयर करते समय आपको ये मार्क करते चलना है कि आप रिवीजन के टाइम पे क्या करोगे। फिर जो रिवीजन सेशंस है वो भी आपने अटेंड किया, तब जाकर के आपको वो पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा था वो पूरा रिकैप होता है, याद आता है। और फिर उसके बाद आपको सेल्फ रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। मतलब इसमें 3 स्टेप हो गया, एक बार पूरा क्लासेस कंप्लीट करो और उसी समय रिवीजन के टाइम पे क्या करना है ये मार्क करते चलो। सेकंड स्टेप ये हुआ कि आप रिवीजन क्लासेस करो तो आपको पूरा रिकैप हुआ। और थर्ड स्टेप ये हुआ कि वो रिवीजन सेशन करने के बाद भी जो आपने सेल्फ रिवीजन के लिए मार्क कर रखा था, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपने मार्क कर रखा था, वो भी आप फिर सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। तब जाकर के होलिस्टिक प्रिपरेशन होता है और तब जाकर के आप अच्छे से एग्जाम के लिए रेडी होते हो। तो पद्मेश, और क्या आप एग्जैक्टली एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली फॉर सीएफआर एंड फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि इसको चलो हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि अगर आपको ये चांस मिले कि यू कैन गो बैक इन टाइम एंड कुछ चेंज कर सको, सो दैट आपको ऐसा लगता है कि यार ये भी मैंने अगर किया होता तो प्रोबेबली टॉप 10 में या फिर टॉप 3 में मेरा रैंक आ जाता, ये मैं और कर सकता था, वैसा क्या लगता है आपको? सर मैं थोड़ा और फोकस करता कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूं। जैसे कि Okay. सर सीएफआर की जो स्टडी मैट है उसमें ना क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत Correct. लिमिटेड क्वेश्चन है। पर Correct. आपकी जैसे क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इनफैक्ट कुछ हम्म। क्वेश्चन तो सी लेवल के भी हो गए, तो उससे मेरे को डेफिनेटली बहुत हेल्प हुआ है। और अगर मैं Okay. टाइम पे वापस पीछे जा पाता ना, तो मैं हाँ थोड़ा और जो मतलब टफ सब्जेक्ट्स है जैसे डीटी हो गया, सीएफआर हो गया, उनको और हाँ थोड़ा हाँ। जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करता, ताकि मेरे को और Okay. थोड़ा ज्यादा टाइम रिवीजन के लिए मिल पाए। तो सीएफआर का आपने सिलेबस कब एक बार पूरा कंप्लीट कर चुका था, कब आपने दिसंबर कंप्लीट कर लिया था पूरा से? दिसंबर में। दिसंबर एंड दैट इज आल्सो 6 मंथ्स 5 मंथ्स पहले। तो आप बोल रहे हैं और महीना 2 महीना पहले और कंप्लीट कर लेते? क्योंकि सर बाकी सब्जेक्ट्स का भी मेरे को रिवीजन करना ही था पैरेलली, तो थोड़ा और करेक्ट। टाइम ले पाता, क्योंकि हाँ सीएफआर और बिकॉज DT बहुत सारा प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। करेक्ट, और स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग ऑल 8 सब्जेक्ट्स टुगेदर, तो आपको और ज्यादा टाइम चाहिए सेल्फ रिवीजन के लिए। सर वन मोर करेक्ट। थिंग इज कि जैसे अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो मैं आज पेपर दे के आ रहा हूँ तो मुझे कल वापस पेपर देना है, तो मेरे करेक्ट। को उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि मेरे पास लिमिटेड 5-6 आवर्स ही रहेंगे, तो उसमें मुझे पूरा हाँ कंप्लीट सिलेबस कैसे रिवाइज करना है, उसके लिए भी मैंने पूरा करेक्ट। प्लानिंग करके रखा था। करेक्ट, एकदम बहुत 8 डेज लगातार एग्जाम और 5-6 आवर्स 7 आवर्स मैक्सिमम आपको एक बार वापस से पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। तो उसके लिए आप बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले से, तभी आप 5-6 आवर्स में या 7 आवर्स में पूरे सिलेबस को फिर से रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, लास्ट डे रिवीजन का कितना बड़ा रोल है? सर लास्ट ईयर रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक बार ऐसा है ही कि आप कितने भी अच्छे से पढ़ लो, पर अगर हाँ आपका हाँ। आखिरी पेपर माइंड में रिवीजन नहीं हुआ है ना, तो आपको ऐसा हाँ लगेगा कि आपको कुछ याद ही नहीं है। करेक्ट। एक बार देखा वो होना बहुत जरूरी है। सर मैंने तो ये भी इंश्योर किया था कि हर पेपर के बीच में मैं एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप तो लूँ ही, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर स्लीप भी लूंगा तो मुझे एग्जाम हॉल में काफी दिक्कत होगा। तो आप मतलब पूरा 8 आवर्स का स्लीप लेके हाँ, दिए हैं हर एग्जाम? स्लीप पे मैंने बट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ओके, तो बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम जब लगातार एग्जाम चल रहा होता तो नींद आता भी नहीं है, तो आप आराम से फिर भी सो पाए? हाँ सर, क्योंकि मैं जो भी पेपर दे के आया ना, मतलब घर आता था मम्मी को बोलता था कि आज पेपर बहुत अच्छा हाँ गया हाँ। है, मैं एग्जामिनेशन ओके। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जब आपके ओके। पेपर अच्छे जा रहे हैं तो आपको नींद आ ही जाता है, उतना स्ट्रेस नहीं रहता। ओके। राइट, और उससे आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस और बढ़ते हाँ, चला जाता है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। करेक्ट। तो इसका बहुत बड़ा रोल है गाइज, आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि आपको काम रहना पड़ेगा मेंटली। जब आप काम रहते हो, वो कामनेस भी कब आता है? जब आप ओवर प्रिपेयर्ड रहते हो, मतलब जितना प्रिपरेशन का जरूरत है उससे ज्यादा आप प्रिपेयर्ड हो, तो एक कॉन्फिडेंस वहां से आता है। एंड उस कॉन्फिडेंस के वजह से आप काम रह पाते हो, और काम रह पाते हो तो आप एग्जाम हॉल में वैसा प्रेजेंट कर पाते हो जैसा कि एक रैंक के लिए या फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए जरूरत है। ऑल राइट पद्मेश, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क जो आप देना चाहो, लास्ट बात जो आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहो, एकदम खुल के बिंदास बताओ कि गाइज ये कर लो, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ऐसा कुछ अ, मैं तीन फेलो तीन बात एस्पिरेंट्स। बोलो। चलो 1 2 3 काउंट करते हैं, तीन सबसे इंपॉर्टेंट 3 बात। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फेलो एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट कभी तोड़ना मत। मेरे मॉम डैड ने मेरे ऊपर काफी ट्रस्ट किया था, और आज मैंने हाँ हाँ, उन्हें रिजल्ट ला के दिया है। तो आप बहुत प्राउड भले है। दूसरों को चीट कर सकते हो, पर आप खुद को कभी चीट मत करो। करेक्ट। और सेकंड ये है कि सर इट्स जस्ट एग्जाम, इसको एग्जाम की तरह ही लो।
मतलब कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा इसको सीरियस ले लेते हैं कि एग्जाम नहीं हुआ तो लाइफ एंड हो गया, तो एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लेना है। और Correct. तीसरा ये है कि ये आपके रेगुलर एग्जाम्स नहीं कि आखिरी के 2 महीने पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, तो प्रोफेशनल को प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा आपको, इतना लाइटली लेने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो मैंने एक बार 6 मैं, मंथ का हाँ बोलिए 6 मंथ का बोलिए। मैंने मास्टर लिया था, तो मैंने हाँ कुछ सोच समझ के लिया। मेरे को कोई मजा तो आ नहीं रहा है कि मैं दिन भर पढ़ते रहूं, पर करेक्ट। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ओके, ऑन एन एवरेज वो लास्ट 6 मंथ्स आप ऑन एन एवरेज कितना आवर्स पढ़ रहे थे? सर ऐसे कभी काउंट करा नहीं, पर मैक्सिमम टाइम मैं पढ़ता ही था जितना मेरे से हो पाए। तो एटलीस्ट ऑन एन 12 आवर्स तो एवरेज पढ़ता हूँ, एटलीस्ट 12 आवर्स, कितना बोले? एटलीस्ट 12 आवर्स तो मैंने पढ़ाई है। एटलीस्ट 12 आवर्स ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 6 मंथ्स। ओके, तो 3 बात जो आपने बोला वो एक बार मैं रिपीट करता हूं कि पहला तो खुद को लेकर के ऑनेस्ट रहिए, अपने मॉम डैड से ऑनेस्ट रहिए। आपको किसी को बताना नहीं है, कोई दुनिया को बताना नहीं है। आप अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो आप अपने आप सिंसियरली पढ़ाई करेंगे। दूसरा पॉइंट आपने जो बोला वो ये है कि एक सिंसियरिटी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेशनल एग्जाम को प्रोफेशनल एग्जाम की तरह ही लेना पड़ेगा। आप सोचोगे लास्ट 2-3 महीने में आप रिवाइज करके ऑल 8 सब्जेक्ट्स अच्छे से दे दोगे, तो दैट 2 मंथ्स इज नॉट एनफ फॉर गिविंग ऑल द 8 सब्जेक्ट्स। आपको सफिशिएंट टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। मैं तीसरा बात भूल गया, आप तीसरा बात क्या बोले थे? सर तीसरा एक तो बात आपने मैंने बोला, बोला था कि एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना है, ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना है। हाँ ये लाइफ करेक्ट, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी आप काम रह पाओगे। एक एग्जाम, वन एग्जाम इज नॉट लाइफ एंड डेथ। तो आपको एक एग्जाम को लेकर के एग्जाम की तरह ही सोचना है, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेसफुल तरीके से आप नहीं सोच सकते हैं, तभी आप काम रह पाएंगे और अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। राइट। एक लास्ट बात, आपका सीएफआर में मार्क्स कितना है ये भी बता दीजिए। 60। ऑलराइट, तो एग्जामिशन आपने स्कोर किया सीएफआर जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें मतलब इवन फॉर रैंक होल्डर मार्क्स 60 प्लस लाना, 60 या उससे ज्यादा लाना इजी नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका प्रोबेबली रैंक भी आया है, बट उसके बाद भी मार्क्स इन सीएफआर इज 50, 51, 55 के आसपास ही है। तो सीएफआर जैसे सब्जेक्ट में 60 लाना भी एक बहुत बड़ा बात है। और सबसे लास्ट एक बात और स्टूडेंट लोगों को बोलना चाहेंगे कि गाइज इस बात को समझो, प्लानिंग इतना अच्छा था कि पूरा का पूरा 100 मार्क्स, बहुत ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेकर के पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, हर एक सम प्रैक्टिस करना ही करना है, ये स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं था। ये प्लानिंग का जरूरत था कि आप इस तरह से प्रिपेयर करिए कि आप 100 मार्क्स नहीं तो 95 मार्क्स आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। और बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन जैसा चैप्टर को पद्मेश ने ऐसे प्लान किया कि अगर बेसिक्स पूरा क्लियर है तो आप एमसीक्यूज आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और जो 7 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है वो आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर लॉटरी क्वेश्चन है तो आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज ऑप्शन में लीव आउट करने का भी अपने पास चॉइस है। करेक्ट है पद्मेश? एक बार इसमें अगर कुछ एम्बिग्यूटी हो तो क्लियर कर देना। करेक्ट। करेक्ट है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस पद्मेश, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े, और ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ऑल द बेस्ट, एंड फ्यूचर में भी आप बहुत एक्सेल करो अपने आगे के करियर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।